साहित्य निधि में आज सुनिए प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ साहित्यकार सुषमा मुनीन्द्र की लिखी हुई कहानी एक अकेला इस शहर में। प्रस्तुत है कहानी। ये घनी आबादी और सघन बस्तियों वाला पुरानी बसावट का शहर है, पर नालियाँ गलियाँ सब कुछ बेढब बेतरतीब। अधिक से अधिक जमीन में कब्जा कर घर बनवाने की लोगों की वृत्ति के कारण मुख्य सड़क को छोड़कर शेष सड़कें और गलियां अपेक्षाकृत सक्रिय हो गई हैं। शहर के पुराने धनिक बाशिंदे 2 मंजिला इमारतें बनवा किराए पर उठा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इन इमारतों में सुदूर प्रांत से आए लोग ठुसे पड़े हैं। इन इमारतों की असुविधाओं में सुविधा तलाशते तमाम किराएदार अपनी स्वार्थ वृत्ति और पर निंदा में लीन रहते हुए दिन व्यतीत किए जाते हैं। इनमें से कितने ही किराएदार एक दूसरे से परिचित नहीं हैं या कि औपचारिक अभिवादन और कृपण मुस्कान तक सीमित हैं। अपने ही टंटे इतने हैं कि दूसरों के लिए समय नहीं निकल पाता। इस शहर में भी आबादी, अपराध, यातना, पर्यावरण असंतुलन बढ़ा है और जल स्तर, नैतिक मूल्य, भाईचारा घटा है। हम जिस इमारत और इमारत के जिस घर का किस्सा बता रहे हैं, उस इमारत की अटारी पर इस समय आषाढ़ अंत का आकाश टंगा है और भीतर दीवारों पर सड़ी गर्मी और रात 11:30 बजे का आलस्य और उनींदापन समाया हुआ है। इस उनीदेपन को भंग करता हुआ द्वार खड़खड़ाने का निनाद उभर रहा है। बाहर कोई है क्या? बिट्टू के रोने से ठीक से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। बिट्टू को हल्लारते दुलारते हुए श्यामा का उकताया स्वर 6 माह का नन्हा योद्धा अपनी 21 वर्षीय जननी को प्रताड़ित किए हुए है। तुम्हारे कान बजते हैं। बच्चे के रोने से अनमयस्क रुद्रनाथ ने करवट बदल अपने कान में तकिया रख लिया। ठक ठक ठक। मैं कहती हूँ कोई है। क्या मुसीबत है? कौन आ मरा? ये बिट्टू का रोना और गर्मी इतनी है कि अपनी ही देह गंधा रही है। उन्नीदा रुद्रनाथ झूमता हुआ द्वार की ओर चला। रुद्रनाथ कुछ देर किसी आगंतुक से कुछ बात करता रहा। द्वार से आते अस्पष्ट स्वर श्यामा को अधीर करने लगे। उसने बिट्टू को बिस्तर पर डाला और द्वार पर पहुंच गई। द्वार छेक कर खड़ा राजमल रुद्रनाथ से कुछ बोल बता रहा था। श्यामा ठिठकी। इस इमारत का ये रहस्यास्पद किराएदार यहाँ क्या कर रहा है? इसे लोग फ्रॉड, 420, बावरा, जासूस, किसी देशद्रोही दस्ते का सदस्य, जाने क्या क्या तो कहते हैं। इस इमारत में रहते हुए इस नव दंपत्ति को 4 माह हुए हैं और इस अवधि में श्यामा ने राजमल को 2-3 बार ही देखा है, यूं ही कभी आते जाते। राजमल सदैव अपनी आंखें नीचे गड़ाए रहता है, भूमि पर या अपने फूले हुए प्रफुल्ल पेट पर ही। वो किसी की ओर देखता नहीं है और कभी दृष्टि विनिमय हो ही जाए तो हाथ जोड़ अभिवादन कर देता है। न मुंह से कुछ बोलता है, न सपाट चेहरे पर औपचारिक प्रसन्नता के चिन्ह दिखते हैं। उसके इस मूक अभिवादन पर श्यामा सिटपिटा जाती है और रुद्रनाथ पूछ लेता है, कैसे हैं आप? वो सिर को हल्की जुम्बिश देकर दोनों हाथों को अपनी छाती के पास लाकर सब कुशल है कि मुद्रा में थोड़ा आगे पीछे लहरा कर अपने कमरे में घुस जाता। वही रहस्यास्पद व्यक्ति द्वार छेक कर खड़ा है, हाथ जोड़े हुए। 6 फुटी कद्दावर देह पर पड़ा मटमैला मुसासा कुर्ता पैजामा, चेचक के उठलते दागों से तांबाई हुआई त्वचा, चिरौरी करते उबले पड़ रहे नेत्र, ऊपर की ओर मोड़े गए चौड़े भाल को और चौड़ा बनाते खिचड़ी केश, खूंटे सी पकी अधपकी दाढ़ी, साक्षात दैन्य मूर्ति। पता नहीं राजमल आज ऐसा लग रहा है या हमेशा ऐसा लगता है। श्यामा ने पहले कभी उसे इतने निकट से नहीं देखा। श्यामा को देख वो रुद्रनाथ से विमुख हो उससे संबोधित हुआ। मैडम, मैं 2 महीने से बीमार हूँ। मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया। आपको कष्ट तो बहुत होगा पर। राजमल की पनियाई आंखें, स्वर की थरथराहट, सांसों का संतुलन बताता है कि वो बीमार है। श्यामा के सलोने मुख पर वितृष्णा, बल्कि कहें संदेह की कुछ वक्र रेखाएं उभर आईं। जान ना पहचान सीधे खाना मांगने चला आया, वो भी इतनी रात को। सचमुच पागल है। श्यामा कुछ ना बोली। रुद्रनाथ ने पत्नी की अनिच्छा पर एक सरसरी दृष्टि डाली और राजमल से बोला, आप 2 माह से बीमार हैं, मुझे पता तक नहीं? कैसे पता हो साहब, ये मोहल्ला नहीं मसान है और यहाँ लोग नहीं भूत प्रेत बसते हैं। बीमार क्या, मैं मर भी जाऊं तो मुर्दों के इस मोहल्ले को खबर ना होगी।
उत्तेजना, रोष या किसी अपेक्षा की भंगुरता से वो हाँफने लगा और फिर श्यामा से संबोधित हुआ। वो जानता है खाना स्त्री की अनुकंपा से ही मिल सकता है। कई घरों में जाकर निवेदन कराया हूँ, कोई सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। बहुत विवश होकर आपके पास आया हूँ। दाल भात खाने का बहुत मन है। मुझे लगता है आप दयालु किस्म की स्त्री हैं। आपने अभी अधिक दुनिया नहीं देखी है, शायद इसलिए। इस दुनिया में छल कपट प्रपंच के अलावा और है क्या? आपको कष्ट तो बहुत होगा, पर राजमल की पनियाई आंखें जैसे गर्म पानी से भरे कटोरे में तैर रही हैं। श्यामा अब भी चुप, मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाले भाव को ओढ़े हुए। ज्वर में दाल चावल खाना ठीक होगा? आप कहें तो गरम रोटी बनवा दूं? रुद्रनाथ बोला। वो इस भूखे लाचार को भोजन देने का मन बना चुका है। नहीं नहीं, रोटी नहीं, बस गरम गरम भात दाल, बहुत दिनों से नहीं खाया। खाना मिलने की आशा में राजमल किसी सीमा तक स्फूर्त हुआ। चलिए आप आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। तो मैं प्रतीक्षा करूँ? ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। मुड़कर जाते हुए राजमल के लटपटाते बदहवास पैर कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। इधर श्यामा की ब्रुकटी तनी हुई है। जाओ तुम ही बनाओ रांधो। तुम्हारी इस समाज सेवा से बाज आई। ये गर्मी और ये बिट्टू पहले ही परेशान किए और अब ये झबार। बिट्टू को मैं संभालता हूँ। कुकर में दाल चावल बनाने में कितनी देर लगती है? वो बेचारा अकेला है, बीमार है, भूखा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। श्यामा ने दांत पीसते हुए पति की नकल उतारी। इतने बड़े मोहल्ले में कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। ऐसे आदमी से हर कोई बचना चाहता है। उसे कोई खाना देने को तैयार नहीं हुआ, रात बिरात कौन झंझट मोल लेता है। अब डायलॉग मारती खड़ी न रहो, बना भी दो। पहाड़ नहीं टूटा पड़ा जो। रुद्रनाथ ने दो टूक सुना दिया। श्यामा बर्तनों की जबरदस्त उठापटक और भुनभुनाहट के मध्य खाना बनाने लगी। उसे नहीं सुहाता कि रुद्रनाथ किसी जोखिम में पड़े और उसे भी डाले। कम से कम ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के लिए तो जोखिम ना ही उठाए जिसके लिए लोग कोई अच्छी राय कायम नहीं कर पाए हैं। ये राजमल कोई दुष्चक्र रचकर रुद्रनाथ को किसी आपदा में तो नहीं डालना चाह रहा है? क्या आफत है? पर ये रुद्रनाथ समझे तब ना। यहाँ बसे किराएदार प्रत्येक नए आने वाले किराएदार को अच्छे बुरे का विभेद बताते हुए सावचेत करना अपना परम धर्म समझते हैं। श्यामा और रुद्रनाथ की कनपटियों पर भी मंत्र फूंका जा चुका है। इस इमारत के मालिक की बहू शरत बताती है, LIC का एजेंट है शायद। मेरे ये जब कभी किराया लेने जाते हैं तो बताते हैं कमरा इतना गंदा रखता है कि उबकाई आती है। राम जाने स्वयं भी कभी नहाता है या गंगा जल की 2-4 बूंदें छिड़क कर काम चला लेता है। हमारे सभी किराएदार पानी को लेकर लड़ते रहते हैं और ये उधर के चापाकल से सुबह 2 बाल्टी पानी भर लाता है और काम चला लेता है। अजीब आदमी है। खुद भले ही साफ सफाई से ना रहे, पर एक दिन मेरे पति को बुलाकर कह रहा था कि खिड़की से बाहर कंडोम ना फेंका करें, कहीं और जाकर फेंकें, मोहल्ले के बच्चों पर गलत असर पड़ता है। अरे मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ों की ओर देखता क्यों है? अपने काम से काम रखे। मुझे तो इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। पहले हम सभी के घरों में आने की खूब कोशिश किया। LIC का एजेंट है ना, तो वही पॉलिसी देने के बहाने। जिसका कोई पता ठिकाना न हो उससे कोई क्या बीमा कराएगा? घर में 3 जवान जहान लड़कियां हैं और ये अकेला। क्या भरोसा आदमी की नीयत का? सच्ची, कुंवारा है, विवाहित है, विदुर है, कुछ भी तो नहीं मालूम। एक दिन मेरी बर्तन वाली बाई को बुलाकर इसने पूरा भर कचौड़ियाँ और समोसे पकड़ा दिया। मैंने बाई को हड़क दिया, अभी खूब समोसा कचौड़ी चटकारो, बाद में कुछ चक्कर चलाए तो रोने न बैठना। मुझे तो लगता है जरूर कोई पागल है या फ्रॉड होगा, किसी गलत धंधे में भी लगा हो सकता है, क्या पता जासूस हो। फुल वॉल्यूम में टेप चला लेता है और दिन भर हरिओम शरण के भजन बजाता है। बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है कि नहीं? विचित्र है जी, सबसे कीरिंग मांगता फिरता है। कहता है रिकॉर्ड संस्था में कीरिंग इकट्ठा कर गिनीज बुक में अपना नाम लिखाएगा। एक दिन तो मेरी बच्ची को उस नुक्कड़ के प्रोविजन स्टोर में मिल गया और उसे एक पैकेट चॉकलेट खरीद दी। जानता है ना, माँ को पटाना हो तो पहले बच्चों को पटाओ। ये लफूस अपने आप को समझता क्या है? औरतों को तो कनखी से ऐसे घूरता है जैसे खा जाएगा। बेवकूफ़ इतना है कि कभी कभी मोहल्ले भर का कचरा साफ करने में जुट जाएगा। सड़क पर पड़े कांच के टुकड़े, बबूल के कांटे बीन बटोर कर कूड़ेदान में फेंकेगा। पहले अपने घर की सफाई तो कर ले।
तमाम बातें थीं जिन्होंने श्यामा को आतंकित के साथ साथ अतिरिक्त रूप से सतर्क भी कर दिया था। रुद्रनाथ सुनता तो टाल देता। श्यामा वो अच्छा है या बुरा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो जैसे चाहता है रहता है और ये उसका मौलिक अधिकार है। जब वो किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है तो लोग उसके पीछे क्यों पड़ते हैं। हद है भाई। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि अकेले रहने वाली स्त्री ही नहीं, पुरुष भी संदेह के घेरे में आ जाता है। सुनो श्यामा, तुम इन औरतों की बातों में मत पड़ो। वो कैसा है क्या है ये हमारी समस्या नहीं है। और ऐसे संदेहास्पद व्यक्ति के लिए श्यामा को अर्धरात्रि में खाना बनाना पड़ा। रुद्रनाथ ने पत्नी के फूले हुए मुख पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी दाल चावल टिफिन में भर प्लेट चम्मच समेत राजमल के कमरे की ओर चला गया। कमरे का द्वार पूरी तरह खुला था। चले आइए रुद्रनाथ जी। रुद्रनाथ पुकारता इसके पूर्व राजमल का क्षुधातुर स्वर द्वार पर टंग गया। रुद्रनाथ भीतर आ गया। बहुत अस्त व्यस्त था वो आयताकार कमरा। 40 वाट का बल्ब उस लंबे कमरे को भरपूर प्रकाश से भर देने में अक्षम था। बेतरतीब सामान के स्तूपों से कमरा किसी रहस्यमय गुफा के समान लग रहा था। बरसात की गर्मी की सड़ांध अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ उस चिपचिपाते गंधाते कमरे, बिस्तर और बिस्तर पर 2-3 तकियों के स्तूप पर टिके हुए राजमल पर प्रभाव डाले हुए थी। लीजिए खाना खाइए, बढ़िया दाल चावल बनवा कर लाया हूँ। आप बीमार हैं और बताया तक नहीं। रुद्रनाथ बिस्तर के निकट रखे स्टूल की धूल झाड़ कर बैठ गया। सबको पता है मैं बीमार हूँ। ये जो अपने मकान मालिक हैं ना शर्मा जी, वैसे तो बड़े धार्मिक बनते हैं। गीली परदनी पहनकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं, भजन गाते हैं। वैष्णव जन तो तहने कहिए जे पीर पराई जाने रे। ये किस तरह के वैष्णव हैं मैं समझ नहीं पाता। राजमल बैठने का उपक्रम करने लगा। लीजिए खाना खाइए। हाँ वो देखिए प्लेट उधर रखी है। मैं प्लेट चम्मच साथ लाया हूँ। रुद्रनाथ झोले से प्लेट निकाल दाल चावल परोसने लगा। गरम गरम दाल भात, आहा हा। आज कितने दिनों के बाद ये सौंधी सुवास फेफड़ों में भर रही है। कहते हुए राजमल को अपनी अधीरता पर कुछ संकोच हुआ। मुझे मालूम है रुद्रनाथ जी, ज्वर में दाल भात नहीं खाना चाहिए, पर आज तो दाल भात खाने की इतनी इच्छा है कि मैं निकल पड़ा आधी रात को भिक्षा मांगने। किसी ने तो द्वार ही नहीं खोला और किसी ने द्वार की संद से झाँक कर मना कर दिया। आपसे मेरा विशेष परिचय नहीं है, बहुत संकोच था आपको तकलीफ देते हुए, पर जब इस पापी पेट में आग लगती है तो आदमी बेशरम बन जाता है। कैसी बात करते हैं आप, आदमी ही आदमी के काम आता है। लीजिए खाना खाइए। राजमल किसी शिशुशाही हपक हपक कर खाने लगा। गर्म खाने और गर्मी से उसकी कनपट्टियों में लकीर की शक्ल में पसीना चुचुहाया आया। कमरे और राजमल का निरीक्षण परीक्षण करता रुद्रनाथ चकित था। कहीं से भी तो ये व्यक्ति पागल, फ्रॉड, असामाजिक तत्व नहीं लगता। ना ही कमरे में कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ती है। लोग बिना किसी ठोस प्रमाण के मात्र अनुमानों के आधार पर कैसे किसी ऋणात्मक सोच को इतना पुख्ता बना लेते हैं। रुद्रनाथ जी, इस मोहल्ले ने मुझे बहुत कड़वे अनुभव दिए हैं। राजमल खाते हुए तनिक ठहरा। मैं भी एक शरीफ और सीधा सरल आदमी हूँ मैं शरीफ आदमी, बस परिस्थितियों ने रीढ़ तोड़ कर रख दी है। मैं भी समाज में उठना बैठना चाहता हूँ, अपनी कहना और दूसरों की सुनना चाहता हूँ। मैंने चाहा भी कि सबके साथ घुल मिल जाऊँ, पर यहाँ के लोग न जाने क्यों मुझसे दूर रहना चाहते हैं। फिर राजमल ने जल्दी जल्दी कुछ और कौर निकले और इस बीच कमरे के पूरे विस्तार में चुप्पी पसरी रही। कुछ क्षण नामालूम ढंग से आगे सरके और फिर चुप्पी को रौंदता हुआ राजमल का स्वर गूंजा। रुद्रनाथ जी, प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है, एक कहानी होती है, एक युग बोध होता है। आप सुनेंगे मेरी कहानी? हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। फिर चुप्पी। बस राजमल के खाने का स्वर गूंजता रहा। खाते हुए वो ऐसा चपर चपर कर रहा था जैसे कोई चप्पू चला रहा हो। वो बार बार कुछ बोलने का उपक्रम कर फिर ठहर जाता, जैसे बार बार किसी निर्णय पर ठहर कर फिर जड़ मूल से उखड़ जाता हो। पर मैं क्यों सुनाऊं आपको अपनी कहानी? आपका मेरा परिचय ही कितना है? सिर्फ इतना कि मैंने खाना मांगा, आपने दिया। इतने से ही तो मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता ना? नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप मेरी बात सुनेंगे और सुबह होते ही 4 लोगों के बीच खिल्ली उड़ाएंगे? नहीं, मेरी कोई कहानी, कोई अतीत, कोई भविष्य नहीं है। जो कुछ है बहुत अंधेरा और अवसाद भरा है। राजमल जल्दी जल्दी पुतलियां चलाकर रुद्रनाथ को ऐसी आकुल दृष्टि से देखने लगा जैसे एक झटके से उठेगा
और रुद्रनाथ के कंठ को अपने हिंस्र पंजे में लपेट लेगा। रुद्रनाथ अपनी असामान्य हृदय गति को संभाले स्टूल में भीगे विहग की भांति सिकुड़ा बैठा रहा। ये सोचकर उसे पसीना आ गया कि ये व्यक्ति सचमुच पागल है और किसी भी क्षण उस पर आक्रमण कर सकता है। आक्रमण जैसी दुखद स्थिति नहीं आई, बस मौन का एक टुकड़ा फिर तिराया। बस रुद्रनाथ जी, अब नहीं खा पाऊंगा। सोचा था आज इतना खाऊंगा जितना जीवन में पहले कभी नहीं खाया, पर अब लीला नहीं जाता। पेट में हलचल मची हुई है। मालूम होता है कई दिन की भूखी सिकुड़ी आंतें खाना पाकर घबरा गई हैं। राजमल के चेहरे में थकान स्पष्ट हो चली है। वो उंगलियां चाट रहा है, जैसे अभी भी बहुत कुछ खाना चाहता है, बस आंतें साथ नहीं दे रही हैं। जितना इच्छा हो उतना ही खाएं। इतनी रात को खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैं कल सुबह आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगा। रुद्रनाथ के शीश पर मंडराते भय के बादल कुछ छट गए और वो भाग छूटने को उद्यत था। डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, कोई लाभ नहीं होता। लाभ होगा, मैं सुबह आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद खाना खिलाने का और सहानुभूति का। मैं चलता हूँ, आप दरवाज़ा बोल्ट कर लें। हाँ हाँ कर लूँगा, आप जाइए, बहुत रात हो गई है। मैडम को मेरी ओर से धन्यवाद दे दें। रुद्रनाथ घर पहुंचा तो बिट्टू सो चुका था और श्यामा के कोप का उफान कम नहीं हुआ था। रुद्रनाथ ने देसाई पत्नी का स्तवन किया। श्यामा, राजमल जी सचमुच बहुत बीमार हैं। तुम्हें इतनी रात को खाना तैयार करने में परेशानी हुई, मैं मानता हूँ, पर अपने मन से पूछो तो पाओगी, किसी भूखे की भूख शांत करने का संतोष तुम्हें मिला होगा। श्यामा, हम समाज में रहते हैं तो कभी न कभी किसी की सहायता करनी पड़ जाती है। वे बहुत सराहना कर रहे थे तुम्हारी कि तुमने उनकी परेशानी को समझा। अच्छा अच्छा रहने भी दो, मुझे नींद आ रही है। और श्यामा दीवार की ओर मुँह करके सो गई। सुबह रुद्रनाथ जब राजमल के घर पहुंचा तो मोहल्ले में नियमित चहल पहल आरंभ हो चुकी थी। बच्चे बस्ता लटकाए स्कूल जा रहे थे और पुरुष टिफिन लिए हुए काम पर। स्त्रियां पानी के लिए नल से जूझ रही थीं और विशाल नीम के पेड़ की फुनकियों पर बैठे कौवे काँव काँव कर रहे थे। रुद्रनाथ ने द्वार खटखटाया। कोई स्वर नहीं, सन्नाटा। 2-3 बार खटखटाने पर कपाटों पर दबाव पड़ा। एक चौड़ी संद बन गई। द्वार भीतर से बंद नहीं था। संद से मुक्ति मार्ग ढूंढता अपान वायु का एक गोला बाहर निकला और रुद्रनाथ की नाक को झकझोर डाला। कमरे का दृश्य अप्रत्याशित था। जितनी भिन्न परिस्थितियां बनती गई हैं इन कुछ घंटों में। राजमल के बिस्तर के पास पड़ा वमन सूख रहा था और वो स्वयं तकियों के स्तूप पर ढुलका पड़ा था। चादर सिकुड़कर राजमल के दोनों पैरों के बीच उलझी हुई थी। आंखें और मुंह अधकुला। रुद्रनाथ के कंठ में चीख घुटकर रह गई। कनपटियों उसमें तेज सीटियां सी बजने लगीं। तो क्या ये प्राण दाल चावल में अटके हुए थे और खा लेने के बाद सारी इच्छाएं पूरी हो गईं? रुद्रनाथ ने अनायास ऊपर की ओर ताका। ईश्वर, तुम्हारा लाख लाख शुक्र कि तुमने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी कि मैं इस जाते हुए की अंतिम इच्छा पूरी कर सका। वो कुछ देर चकित विमूढ़ सा खड़ा रहा। फिर ध्यान आया, क्या पता अभी जीवित हों। वो चील सा झपटता गया और मकान मालिक शर्मा जी को बुला लाया। हरि ओम भजते मोहल्ले के अघोषित मुखिया शर्मा जी के पीछे तमाम लोग चले आए। किसी के मरने पर लोग इसी शीघ्रता और स्फूर्त से जुहा जाते हैं जैसे बियाबान हरिया उठा हो। इस तरह राजमल के कमरे के आसपास नरमुंड जमा होते गए। शर्मा जी ने अपनी पक्की उम्र के अनुभवों से जान लिया, राजमल सचमुच ही लोग छोड़ गया है। वे मृतात्मा की शांति के लिए निष्ठावान से हरि ओम भजते रहे। रुद्रनाथ को अब भी विश्वास न होता था कि जिसे रात में खाना खिलाया, 2 बातें की जो किसी भी तरह संदिग्ध नहीं लगता था, वो इस घनी आबादी और सघन बस्तियों वाले शहर के इस व्यस्त मोहल्ले से रात्रि के किसी प्रहर सदा सदा के लिए विदा हो गया है। समस्त ऊहापोह पूर्वाग्रहों अनुमानों को ठेंगा दिखाता हुआ। कमरे की सीलन गर्मी दुर्गंध से वहाँ ठहरा नहीं जा रहा था। लोग कमरे से बाहर आकर व्यस्त भाव से एक वृत्त में खड़े हो गए। विभिन्न चेहरे, विभिन्न स्वर। चला गया बेचारा, पता नहीं कहाँ से आया था। इसके परिवार कुटुंब में कोई है भी कि नहीं। किसी को कभी कुछ बताया ही कहाँ। कोई होता तो कभी तो आता। पता नहीं आयु क्या रही होगी। 50 के आसपास लगता था। मरने से पहले अकेला तड़पता रहा होगा। किसी को कहाँ पता था बीमार है, वरना सुख दुख पूछ लेते। हाँ और क्या, कई दिनों से दिखा नहीं तो हमने सोचा कहीं बाहर गया होगा। क्या पता मौत बीमारी से हुई या इसकी किसी ने हत्या कर दी या इसने आत्महत्या कर ली।
वो जिस तरह अपनी धुन में रहता था उससे तो लगता है इसने आत्महत्या कर ली होगी। मौत पता नहीं कितने बजे हुई। शर्मा जी को सहसा कुछ ध्यान आया, पूछने लगे, रुद्रनाथ, तुम सुबह सुबह कमरे में क्या कर रहे थे? रात इन्हें खाना खिलाने आया था, आज इन्हें मैं डॉक्टर के पास ले जाने वाला था, इसलिए गया था वहाँ पर। रुद्रनाथ इस तरह सन्नाटे में था कि अब जाकर उसके मुख से बोल फूटा, आपने इन्हें खाना खिलाया था? शर्मा जी के स्वर व अन्य लोगों के चेहरों पर गहरा अविश्वास। हाँ, रात 11:30 बजे मेरे घर खाना मांगने आए थे। बता रहे थे कई घरों में गए पर कोई सहायता को तैयार ना हुआ। खुलेआम पोल पट्टी खुलेगी लोगों ने नहीं सोचा था। सुनकर कई जोड़ी आंखें नीचे झुक गईं, कुछ देर झुकी रहीं, फिर लोग अपने अगल बगल वालों के भाव भापते हुए परस्पर स्पष्टीकरण देने लगे। अब तक कई स्त्रियां काम छोड़कर इस समूह का एक भाग बन चुकी थीं और स्पष्टीकरण उनकी ओर से भी दिए जाने लगे। हमें क्या पता था वो सचमुच बीमार था, वरना हम ऐसे पापी नहीं हैं कि उसे खाना न देते। हमने सोचा कहीं से पीकर आया होगा और रात में उत्पात मचा रहा है। वे शराब पीते थे क्या? रुद्रनाथ ने पूछ लिया। ये तो पता नहीं, पर मैं तो खाना दे देती, पर वो दाल चावल मांग रहा था। इतनी रात को कोई दाल चावल खाने को मांगे तो अजीब लगता है। और फिर न उसके आने का ठिकाना न जाने का। ऐसे आदमी की नीयत का क्या भरोसा। मेरे पति बाहर गए हुए हैं, मैं रात को दरवाज़ा कैसे खोलती? कहने वाली पति की अनुपस्थित में सेकंड शो सिनेमा देख आती है, सब जानते हैं। रात में खाना मांगने में कोई तुक नज़र नहीं आता। शहर में तमाम होटलें हैं और फिर उसने बताया ही नहीं कि वो बीमार है। हटाओ भी, उसकी अच्छाई बुराई उसके साथ चली गई। जाते जाते भरपेट खा भी लिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। शर्मा जी सारे तर्क को विराम लगाते हुए बोले, हाँ हाँ और क्या। रुद्रनाथ, तुमने ठीक किया जो उसे खाना खिलाया। बेचारे की आत्मा तो नहीं कल्पेगी। बेचारे का ये जन्म बिगड़ा तो बिगड़ा, भगवान आगे की गति सुधारे। इस लोक को छोड़कर उसके परलोक की चिंता की जाने लगी। रुद्रनाथ और श्यामा राजमल को खाना खिला अनायास दूसरों से श्रेष्ठ और परोपकारी बन बैठे थे और लोगों को, विशेषतः स्त्रियों को यह सहन नहीं हो रहा था। वे स्वयं को संस्कारहीन और असामाजिक मानने को सहज तैयार नहीं थीं। वे निरंतर सिद्ध कर रही थीं कि राजमल संदिग्ध व्यक्ति था, इसलिए वे उसकी सहायता नहीं कर सकीं, अन्यथा कोई जान भी मांगे तो फट से दे दें। पुरुष समुदाय भी कुछ झेपा झेपा सा था। किसी ने झेप मिटाने के लिए कह दिया, रुद्रनाथ जी, आप इतना नहीं जानते थे कि बीमार को दाल चावल नहीं दिया जाता, रोटी खिलानी चाहिए थी। क्या पता उसे दाल चावल नुकसान कर गया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो। रोटी सब्जी तो हम भी खिला देते, पर वो दाल चावल की जिद पकड़े हुए था। कहने वाले के स्वयं को बरी करने के इस प्रयास ने रुद्रनाथ को चौंका दिया। वो भीतर हो रहे विप्लव से उबरा नहीं है और अब ये खुलेआम आरोपी घोषित किए दे रहे हैं। उन्होंने दाल चावल मांगा, हमने बनाकर दे दिया। हम इतनी दूर तक नहीं सोच पाए कि क्या नुकसान करेगा क्या नहीं, और ना ही हमें मालूम था आज रात क्या होने वाला है। मैंने एक बार कहा भी कि रोटी सब्जी बनवा दूं, पर वे दाल चावल ही खाना चाहते थे। लग रहा था उनकी कई दिनों से दाल चावल खाने की इच्छा थी। रुद्रनाथ ने स्पष्ट किया, जो होना था हो गया, तर्क में न पड़िए, पुलिस को सूचना दीजिए। शर्मा जी की हाँक पर लोगों की चेतना जागी। 2 लोग पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए थाने चले गए। जिस मोहल्ले में तमाम दिन चीख पुकार निनाद मचा रहता था, उसमें अस्वाभाविक चुप्पी फैली पड़ी थी। जीवित के कुशल क्षेम भले ही किसी ने न पूछी, पर उस मोहल्ले वालों का नैतिक आचरण ऐसा शून्य नहीं था कि मृतक के लिए थोड़ा सा स्यापा न करें। कुछ पसीजे हुए लोग कन्फेशन करने लगे कि उन्हें उसे द्वार से भूखा नहीं लौटाना चाहिए था। हाय हाय बेचारा, अंतिम क्षणों में कैसा कटु अनुभव लेकर गया। जैसा भी था बेचारा, हमारा क्या बिगाड़ता था। पुलिस आ गई। आते ही टटोलती खगालती दृश्य से कमरे की लंबाई चौड़ाई नाप डाली। सफाई कर्मी से कमरे के फर्श को धुलवाया गया। लोगों से कुछ प्रश्न पूछे गए, जिनमें से अधिकतर उत्तर शर्मा जी ने दिए। पंचनामा बना। कमरे और मृतक के फोटोग्राफ लिए गए। कुछ और आवश्यक खानापूर्ति की गई। पुलिस ने किसी को कमरे में नहीं आने दिया। बस शर्मा जी किसी तरह अपनी वरिष्ठता का लाभ ले वहां घुस सके। फिर उन्होंने बाहर आकर लोगों को बताया कि राजमल जो कुर्ता पहने था, उसकी जेब से डॉक्टर का पर्चा निकला है, जिससे राजमल 37 वर्ष, फेफड़ों में संक्रमण अर्थात क्षय रोग लिखा हुआ है। लोगों को अचरज हुआ कि 50 वर्ष का दिखने वाला राजमल 37 वर्ष का कैसे हो सकता है।
शर्मा जी ने यह भी बताया कि कमरे में LIC के कुछ ब्लैंक फॉर्म, कुछ विभागीय पत्र जिन्हें उसने खोला नहीं था, कुछ क्लाइंट्स के नाम पते वाली डायरी, एक फ़ोटो फ्रेम जिसमें वो एक सुंदर युवा स्त्री और 2 नन्हे बच्चों के साथ बैठा है और क्लीन शेव व काले कोट में एक सभ्य और प्रसन्न चित्त आदमी प्रतीत होता है। अनुमानतः इस तस्वीर में वो अपने परिवार के साथ है। संदिग्ध ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसे फ्रॉड, पागल या जासूस समझा जाए। सुनकर लोग एक पछतावे में दिखने लगे। उसके बारे में बहुत कुछ जानने समझने से रह गया। अपनी आयु की भांति ही वो जो था नहीं वो दिखता था और जो दिखता था वो था नहीं। कन्फेशन करते हुए लोग अधरों में बुदबुदाने लगे कि वो अकेला रहता था और शुरू के वर्ष में उसकी विचित्र मनस्थिति थी, मात्र इस कारण कि उसका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए था। वो जैसा भी था, पर उसका अतीत किसी घटना दुर्घटना से भरा अवश्य था जिसे लोग जान पाने से वंचित रह गए। पुलिस ने राजमल का कमरा सील कर दिया और पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रिपोर्ट में मृत्यु का कारण क्षय रोग पाया गया। आमाशय में चावल के कण पाए गए। मृत्यु भोर में 4 बजे के लगभग हुई। मोहल्ला एकाएक जैसे खाली हो गया हो, निचाट, सूना, सपाट। सारी चर्चाओं में विराम लग गया। राजमल का सील कमरा साए साए करता प्रतीत होता। शर्मा जी का डाबरमैन कुत्ता जब आसमान की ओर मुंह उठाकर एक अपशकुनी लय में रोने लगता तो लोग थरथरा जाते कि राजमल की अतृप्त आत्मा यहीं कहीं भटक रही होगी। फिर जल्दी ही एक दिन मोहल्ले की जड़ता को तोड़ते हुए जीवन बीमा निगम के 2-3 कर्मचारी, पुलिस के 2 सिपाही और राजमल का साला भारत भूषण आया। किसी अखबार में जीवन बीमा निगम की ओर से एक शोक संदेश में राजमल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। अखबार में छपी राजमल की तस्वीर ने उसे हतप्रभ कर दिया था और वो आनन फानन आ पहुंचा था। लोग उन्हें देखकर ततैया की भांति कमरे के चौगिर्द मंडराने लगे थे। जीवन बीमा निगम के कर्मचारी बताने लगे कि राजमल विचित्र स्वभाव का व्यक्ति था। कभी कभी कंजूसी के मारे वो भूखा रह जाता था और कभी किसी चपरासी को 150 रुपया पकड़ा देता था कि जाओ ऐश करो। वो इतना विचित्र था कि कुछ क्लाइंट्स के पास किस्त जमा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो स्वयं जमा कर देता था और बाद में हिसाब किताब कर लेता था या नहीं भी करता था। उसे भिन्न भिन्न डिज़ाइनों की रिंग्स एकत्र करने की सनक थी। कहता था गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराएगा। उसका पहला वाक्य ही यहाँ से आरंभ होता था कि आपके पास की रिंग होगी, दिखाएंगे क्या डिज़ाइन है। आप लोगों से भी वो कीरिंग मांगता रहा होगा। आप लोग तो पड़ोसी हैं। वो पागल भले ही न रहा हो, पर मस्तिष्क में कोई विकार अवश्य रहा होगा। सुनकर कमरे के सन्नाटे में चमगादड़ सा गोल गोल चक्कर काटता, सामान को देखता टटोलता भारत भूषण एक बौखलाहट में भर गया। चेहरे का तनाव देख लगता था वो किसी क्षण चीख सकता है। वो चीखा नहीं, बल्कि घुटे घुटे स्वर में बताने लगा, नहीं, कोई विकार नहीं था उनके भीतर, कोई ग्रंथि नहीं थी, सब गलत है, बस परिस्थितियों की मार पड़ी थी उन पर। मैं बहुत चकित हूँ कि मेरे लापता बहनोई राजमल ये किस हाल में मिले हैं मुझे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इन्हें, और जब इनका पता ठिकाना मिला तो ये इस तरह। भारत भूषण ने झपट कर फोटो फ्रेम उठा लिया। देखिए देखिए, ये राजमल हैं और ये गीतिका मेरी छोटी बहन, बहुत भोली बहुत शांत थी, और ये गीतिका के बेटे। इन दोनों को कीरिंग इकट्ठा करने का बहुत शौक था, बहुत ही शौक था। कहते थे गिनीज बुक में अपना नाम लिखाएंगे। ओह, पैतृक संपत्ति के विवाद में राजमल के चचेरे भाइयों ने गीतिका और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। राजमल उस दिन किसी केस के सिलसिले में हाई कोर्ट गए हुए थे, वरना वे भी न बचते। कितना विभत्स था सब कुछ। हत्यारे अदालत से छूट गए और खुलेआम छाती फुलाए घूम रहे हैं। राजमल जो सफल वकील माने जाते थे, जो दूसरों की हत्या करने वालों को दंड दिलाते रहे थे, अपनी पत्नी बच्चों के हत्यारों को दंड नहीं दिला पाए। इस असफलता से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली गई। यहाँ कैसे पहुँचे किसी को नहीं मालूम। मैंने बहुत ढूंढा, फिर इनके परिवार वालों ने बताया कि वे साधु हो गए हैं और अमरकंटक के वनों में भटकते घूमते हैं, किसी को पहचानते नहीं। वे हाथ पैर मार कर चुप बैठ गया। इनकी चल अचल संपत्ति इनके बंधु बांधव हड़प चुके हैं। किसे मालूम था बहुत संभावनाओं से भरे राजमल की ऐसी करुण मौत होगी। ऐसा पुण्यात्मा, ऐसा दयालु आदमी ऐसी खानाब दोष मौत मरा। उन्होंने अनजाने में किसी का जी दुखाया हो तो नहीं मालूम, पर जानबूझकर कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। भारत भूषण के नेत्र छलछला आए और 2 बूंद आंसू हाथ में पकड़े हुए फोटो फ्रेम पर चू गए।
उसने बड़ी कोमलता से फ्रेम साफ किया और फिर मकान मालिक शर्मा जी, जो काठ बने हुए सब सुन रहे थे, से बोला, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, राजमल कितने दयालु, कितने सज्जन आदमी थे। कभी किसी का अहित नहीं कर सकते थे। बच्चों को बहुत प्यार करते थे, फिर बच्चे चाहे अपने हों या पराए। सुनकर लोगों के चेहरे कमर तक झुक गए। कैसे बताते, राजमल उनके लिए एक पागल, वहशी, संदेहास्पद व्यक्ति से अधिक नहीं था। भारत भूषण बहुत देर तक शोकमग्न रहा, फिर पूछने लगा, आप लोगों से कभी कुछ नहीं बताया कि वो यहाँ कैसे आए? नहीं। मोहल्ले की अघोषित मुखिया होने के नाते शर्मा जी को ही बोलना पड़ा। हो सकता है ना बताया हो, वास्तव में वो अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी, फिर भी उन्हें आप लोगों से कुछ कह सुनकर अपनी गुत्थी सुलझानी चाहिए थी। ये समाज हमसे बहुत कुछ छीनता है तो कुछ देता भी है। वे पुनर्विवाह कर सकते थे, किसी अनाथ बच्चे को गोद ले सकते थे, वकालत करते रह सकते थे, पर वे तो ऐसे चले गए जैसे सब निशेष हो गया हो। उनके इस तरह असमय जाने का हमें गहरा दुख है। शर्मा जी भारत भूषण के कथन का अनुमोदन कर रहे थे या अपनी करतूत छिपा रहे थे, पता नहीं। अच्छे लोगों की आवश्यकता शायद भगवान को भी होती है, इसलिए उन्हें जल्दी बुला लेता है। भारत भूषण के मुख से एक हारी हुई निश्वास निकली। उसके निश्वास का अनुसरण करते हुए लोगों की निश्वास निकलती चली गई। उन कृत्रिम निश्वासों के जंगल में खड़ा भारत भूषण सोच भी नहीं सकता था, इस घनी आबादी और सघन बस्ती वाले शहर में राजमल बहुत अकेला था, निपट अकेला। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक बहुत ही मार्मिक कहानी, एक अकेला इस शहर में। सामाजिकता और परोपकार के गिरते हुए नैतिक मूल्यों का चित्रण करती हुई एक उत्कृष्ट कहानी।